work, and we need a support of all the people. In Frankfurt also, it's a very old organization, but in the meantime, we have to be more active and more. ये मेरे वीडियो इसमें स्टार्ट माय वीडियो को मैं दबाता हूँ तो वो स्टॉप माय वीडियो आ जावे। Please mute your audio. क्या करूँ इस पे वो मेरी फोटो कैसे आवे? ऑन करूँ? स्टॉप माय वीडियो। सुशील जी से कनेक्शन हुआ आपका? संगीता जी, सुशील जी से कनेक्शन हुआ? अभी नहीं ज्वाइन हुएगा, मैं उनसे बात करना कोशिश कर रही हूँ, फोन नहीं ले रहे। मेरा जैन जी को फोन करने दो एक दफा। नहीं, मेरे पास उनका फोन नंबर फोन नहीं है, मैं इसलिए। ठीक। इट इज शोइंग ही इज ऑन अनदर कॉल। हेलो हेलो हेलो। हाँ स्वामी जी, वो अपने पंडित जी फोन उस पे लाइन पे नहीं आ रहे, जरा उनको फोन करें, क्या बात है? सुशील पंडित जी का He is not taking the call. I am trying to reach out with his regular number. Whatever we got the number from फोन him. पे नहीं आ रहे, वो मैंने उस पे लाइन पे, तो उनको जरा बोले वो ज्वाइन करे ना, क्योंकि मीटिंग चालू हो गई है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा रमेश भाई। अरे हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सर, मैं निशांत जैन स्वीडन से हूँ। जस्ट वांटेड टू कन्वे माय रिगार्ड्स और ऑल्सो कि यहाँ पर वीएचपी का प्रेजेंस तो है जहाँ तक मुझे पता है, बट उनका एक्टिविटीज उतना ज्यादा नहीं है। तो आप कुछ थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं या थोड़ा सा दिशा दिखा सकते हैं कि हु कुड बी द राइट पर्सन टू अप्रोच अगर इफ समबडी वांट्स टू, बिकॉज मैं HSS में, सर मैं स्टॉकहोम में रहता हूँ स्वीडन में। तो यहाँ पर हम लोग हाँ जी, तो हम HSS में तो काफी एक्टिव हैं और पर VHP में इतने एक्टिव अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो VHP में हम किससे कांटेक्ट करें और अपनी एक्टिविटीज कैसे बढ़ाएं? Now I request Vipin Mishra ji to tell few words about Kashmiri leader Shri Sushil Pandit ji. Shri Vipin Mishra ji. Shri Vipin Mishra ji. Yeah. Vipin Mishra ji, please unmute. Yeah, doing that. I think Mr. Krishna Garu has to do that. I'm not able to. Yeah. Shri Vipin Mishra ji.
VPG lost the connection. Giruji, can you do the introduction? Maybe you could do the introduction. VPG lost the connection. Somebody else can. Ramesh ji, can you please introduce him? हमारे बीच में है, इज अ वेल नोन पर्सन, आपने कई बार इनको टीवी पे सुना होगा, और आप काफी समय से कश्मीर में काम कर रहे हैं और कश्मीर के सब्जेक्ट को लेकर के सारे हिंदुस्तान में आपने अवेयरनेस लाई है, और टाइम टू टाइम हम इनकी टीवी डिबेट पे इनको देखते रहते हैं, सुनते हैं इनका, और काफी तेजस्वी और बड़ा एक अच्छा सा जवाब होता है लोगों को कि कश्मीर में इन्होंने क्या क्या किया है हमारे लोगों के साथ, क्या उनकी दुर्दशा हुई है, क्या उन्होंने। पंडित जी ने बहुत सारी बातें ये समाज के आगे, जिस लोगों को जो पता नहीं था, लोग बिल्कुल सोच रहे थे कि कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसा जो इन्होंने अंदर तक बताया कि कश्मीर में जो ऐसे हालात हैं, पंडित जी ने काफी उसको ना स्टेज पे और लोगों में ला के रखा। मैं इनकी काफी डिबेट सुन चुका हूँ और काफी इनको उसके बारे में नॉलेज है। आज वो हमारे बीच में है, हमारा सौभाग्य है। मैं माननीय श्री सुशील पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करें। सुशील पंडित जी, प्लीज। माननीय रमेश जी, आपने जो परिचय दिया और जो उसमें स्नेह व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद जर्मनी का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सब लोगों के साथ इस विचार विमर्श में भाग लेने का। और सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आप सबको प्रतीक्षा कराई और मुझे आपके साथ जुड़ने में थोड़ा समय लगा। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। कश्मीर बहुत समय से चर्चा में है और देश भर की चिंता का विषय रहा है, लेकिन कश्मीर में उस संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला पिछले वर्ष लिया गया। आज उस फैसले को लिए हुए, उन निर्णयों को लिए हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। कश्मीर में ये जो निर्णय लिए गए 5 अगस्त 2019 को, मेरा मानना है कि ये ऐतिहासिक निर्णय थे। और इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे हिंदी में सुनना चाहेंगे या अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे? जर्मन मैंने अभी सीखी नहीं है। कोई बात नहीं है, हिंदी में बोले और बीच बीच में कुछ इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दें, चलेगा। आप में से ऐसे कितने होंगे जिनको हिंदी में सुविधा नहीं है? तो मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। संगीता जी, आप हिंदी में सुनना चाहेंगी या अंग्रेजी में? हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में। अच्छा। जैसे कि रमेश जी ने बताया कि आप जरूर हिंदी में बताइए, लेकिन आपकी जो शुद्ध हिंदी है ये शायद कभी कभी समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ी सी अंग्रेजी बीच बीच में अगर आप
इस्तेमाल करें तो और भी सुविधा होती है, ये मेरी मानना है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैं कह रहा था, पिछले साल 2019 में कुछ बहुत विशेष फैसले लिए गए। कुछ लोग इन फैसलों को हिस्टोरिक कहते हैं, ऐतिहासिक फैसले कहते हैं। कुछ लोग अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित फैसले कहते हैं कि मतलब शायद ही इस देश ने, इस देश की सरकारों ने, इस देश की लीडरशिप ने ऐसा साहस दिखाया है इतिहास में, कठिन फैसले लेने वाला, जैसा इस सरकार ने दिखाया। मुझे तो लगता है कि वो भी कम पड़ता है। अगर सच बोलें तो ऐसा फैसला युग प्रवर्तक फैसला है। यानी 5 अगस्त 2019 से पहले एक भारत था और युग बदला जब 5 और 6 अगस्त को भारत की संसद में सोमवार और मंगलवार को ये फैसले सुनाए गए। दुनिया ने आंखें मलते हुए आश्चर्य में भारत को दोबारा देखा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जैसे 11 मई 1998 को देश ने जब परमाणु निरीक्षण किए थे और दुनिया ने आंखें मलते हुए भारत को देखा था कि भारत अब एक घोषित आणविक शक्ति बन गया है, न्यूक्लियर पावर बन गया है, और पूरी दुनिया ने भारत का पुनर्आकलन, रीअसेसमेंट ऑफ इंडिया, ये शुरू किया। ठीक उसी तरह 5 अगस्त 2019 के फैसले ने भारत का रीअसेसमेंट करने को मजबूर कर दिया दुनिया को। और मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा, इसका एक प्रमाण, इसका एक प्रूफ दूंगा। 5 अगस्त को जब यह फैसला किया गया तो 7 अगस्त को, इन लेस देन 48 आवर्स, पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया। अजय बिजारिया भारत के राजदूत थे, उच्चायुक्त थे पाकिस्तान में। पहले उन्हें कहा गया कि वो भारत लौट जाएं, और वो भारत लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ घंटों बाद उन्हें एक्सपेल किया गया। यानी केवल इनफॉर्मली कह देना कि चले जाइए, वो चले जाते, उससे एक तरह से अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। एक्सपल्शन उसी का नतीजा है। अब ये इतनी बड़ी बात कैसे थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब भारत को करगिल में युद्ध करना पड़ा, तब भी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को, हाई कमिश्नर्स को एक्सपेल नहीं किया था युद्ध की स्थिति में। जब भारत की पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर 2001 को हमला किया गया और यह साफ था कि ये पाकिस्तान के 5 आतंकवादी, तब भी भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया था। जब 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में शरण लेकर बैठ गया, या फिर जब
26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से 10 टेररिस्ट ने आकर के आक्रमण किया, तब भी भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया था। कितनी बड़ी से बड़ी वारदात हुई हो इतिहास में, भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को या पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को शायद ही कभी एक्सपेल किया था। लेकिन ये एक ऐसा अवसर था जब भारत की संसद, भारत के संविधान में अपने सार्वभौमिक अधिकार का, अपने सॉवरेन राइट का प्रयोग करते हुए एक परिवर्तन किया, एक निर्णय लिया, जिसके लिए कि वो सक्षम है। भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र में है कि भारत के संविधान में वो क्या परिवर्तन करे, क्या जोड़े, क्या घटाए। किसी दूसरे देश की उसमें कोई रुचि हो सकती है, कोई मत हो सकता है, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं हुआ, चीन 10 दिन के अंदर अंदर में चला गया। चाइना 5 P5 कंट्रीज में से एक है जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। वो इसकी शिकायत लेके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 4 देशों ने कहा कि ये हमारे रुचि का विषय या हमारी ज्यूरिसडिक्शन का विषय नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 महीने के अंदर चाइना 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल गया इस इशू के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 370 अनुच्छेद, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका निरस्त किया जाना, इसको निष्प्रभावी बनाना, ये कितना बड़ा निर्णय था, जिसको लेने में भारत की सरकारें 70 साल से आनाकानी कर रही थीं, बहाने बना रही थीं, टाल मटोल के तरीके ढूंढ रही थीं। वह निर्णय लिया गया पिछले साल 5 अगस्त को। आने वाले 10 दिनों में उसको 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। और आप अनुमान लगाइए कि अगर पाकिस्तान इतना तिल मिलाया और चीन को इतना गुस्सा आया, तो ये अनुच्छेद 370 हमारे संविधान में किसके हित की रक्षा कर रहा था? Whose interest was it serving in our constitution? हम लोग पागल नहीं थे जो दशकों से कह रहे थे कि इस अनुच्छेद को हटाइए, जो बार बार पूरे देश इस विषय को लेकर घूम रहे थे कि पूरे जिहाद की जड़ और बीज यह अनुच्छेद 370 है। हमारी बात जो सुन भी लेते थे तो उस पर किसी तरह का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। उसको यदि चुनाव के घोषणा पत्र में जगह मिल जाती थी और बहसों में स्थान मिल जाता था, लेकिन नीति में
क्रियान्वयन में, निर्णयों में उसको कोई स्थान नहीं मिलता था। लिया गया, मुझे लगा कि एक बहुत आधारभूत तरीके से बदल गया है। उसी का परिणाम है कि आज हम कश्मीर में कुछ परिवर्तनों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज यदि हमारी कश्मीर को लेके कोई आशा जगी है तो वो इसी कारण जगी है कि वहां एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और उस निर्णय ने यह आश्वासन दिया कि आज जो देश का नेतृत्व है, कश्मीर में यदि कुछ होगा तो उसी के माध्यम से होगा। कश्मीर में यदि कोई परिवर्तन, कश्मीर की समस्या का यदि कोई हल संभव है, उसकी अपेक्षा उचित है, तो उसका एकमात्र कारण है कि आज जो नेतृत्व सरकार में है, जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की व्यवस्था चल रही है, ये उसी की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और इस कारण पिछले 4-5 साल में जो भी कुछ किया गया या नहीं किया गया, ठीक हुआ या गलत हुआ, उस सब को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा के विपरीत बहुत से ऐसे निर्णय हुए कश्मीर में जिनसे मन दुखी हुआ। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई पिछले 4-5 साल में जिससे बहुत रोष हुआ। तो 5 अगस्त के निर्णयों से वो सब गुस्सा ठंडा हुआ। इतनी भी इस विषय में दुख था या नाराज, और उसके बाद ये उम्मीद बंधी कि अब जो कुछ फॉलो अप होना है वो जरूर होना चाहिए। मुझसे लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई अपना सामान कब बांध रहे हो, कश्मीर कब जा रहे हो, अपने घर कब लौट रहे हो। तो मुझे थोड़ा खुशी इस बात की होती थी कि चलिए, लोगों को अपेक्षा है कि अब हम भी अपने अपने घर वापस जाएंगे, अपनी जमीन को लौटेंगे। हंसी इस बात पे भी आती थी कि हम लोग कितने भोले हैं। अभी केवल संसद में घोषणा हुई है, राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर केवल सिग्नेचर्स किए, हस्ताक्षर किए हैं। से और हस्ताक्षरों से एक निर्णय तो आप सुना सकते हैं, लेकिन वहां पर जमीन पर परिवर्तन लाना, वहां की व्यवस्था में परिवर्तन लाना, वहां के वातावरण में परिवर्तन लाना, वो तो वहां जमीन पर काम करने से होगा। और उसके लिए जो फॉलो अप डिसीजंस हैं, जो बाकी के निर्णय हैं, उनका लिया जाना बड़ा जरूरी है। उसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 370 पिछले 70 साल से हमारे संविधान में था और इसने एक ऐसी व्यवस्था को पाल पोस कर बड़ा किया था जिसने कश्मीर के पूरी व्यवस्था के ऊपर एक शिकंजा कस लिया था। There was a stranglehold, and this stranglehold was of the jihad. कश्मीर के एकेडेमिया पर, कश्मीर के मीडिया पर,
कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी पर, कश्मीर के पुलिस सिस्टम पर, कश्मीर की जुडिशरी पर, कश्मीर के बिजनेसेस पर, कश्मीर की सिविल सोसाइटी पर जो जिहाद का शिकंजा था वो बहुत कसा हुआ था। और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां के छात्रों में और युवाओं में, उनके दिमागों में जो जहर भरा जा रहा था, उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, वो इसी व्यवस्था के माध्यम से हो रहा था, इन्हीं लोगों के माध्यम से हो रहा था। अब समय आया था वो निर्णय लेने का जिससे कि जिहादी व्यवस्था के ये जो प्रतिनिधि थे, इनको इनके ताकत से अलग किया जाए। ये जिन महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर निर्णय लेते थे, वहां के सिलेबस को तय करते थे, वहां की फैकल्टी में कौन पढ़ाएगा, वहां के अखबारों में कौन लिखेगा, वहां की जुडिशरी में कौन किस तरह के फैसले करेगा, वहां के बैंक्स में से लोन किसको मिलेगा, वहां कौन बिजनेस कर पाएगा, ये सब तय करने वाले लोगों की छुट्टी होना जरूरी है अगर वहां पर वास्तविक बदल देखना है। हम सब लोग इस धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब वो निर्णय होंगे जिससे कि वहां पर व्यवस्था परिवर्तन होगा, एक डी जूरे चेंज आया है, संवैधानिक चेंज आया है, नियमों का चेंज आया है, लेकिन जो डी फैक्टो चेंज है, व्यवहार का जो बदल है, जो असल में ताकत है डी फैक्टो, उसमें कब चेंज आएगा, उसमें आएगा। इस आज भी है, और आज वो जो प्रतीक्षा है वो उतने उत्साह की नहीं है जितनी उत्साह की साल भर पहले थी। और उसके कारण ये हैं कि कुछ ऐसे निर्णय हुए जिससे लगा कि जो और आगे कदम उठने थे, पहला कदम उठाने के बाद, ये निर्णय जो थे ये पहला कदम थे, ये आखिरी कदम नहीं थे। बहुत लंबा रास्ता तय करना था। उसके बाद जो नए स्टेप्स उठने थे, फॉलो अप स्टेप्स उठने थे, वहां प्रॉब्लम्स आई। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब पाकिस्तान पर विरोध जताया, हमारे उच्चायुक्त को वहां से एक्सपेल किया, या चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गया, तो इन लोगों ने मिलकर ईयू को भी इसके ऊपर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, और ईयू की पार्लियामेंट में भी ये विषय बहस के लिए आया, डिबेट के लिए आया। जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने यह तय किया कि हम इस पर डिबेट करेंगे, तो 12 सितंबर 2019 यानी साल भर बाद, एक महीने बाद, भारत के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रसल्स गए, और ब्रसल्स में जहां ईयू पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, वहां उन्होंने घोषणा की कि यह भारत का आंतरिक मामला है, दिस इज द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया, एंड यू हैव नो बिजनेस interfering in our internal affair. We are a sovereign nation. Our parliament is our highest decision-making body. We are a democratic country. And our parliament and our democracy have taken a decision through due process.
Our government had announced this in the election manifesto as its commitment. And we received a mandate basis that commitment, which has been now fulfilled by the government. And this mandate has been fulfilled through the due constitutional process. And if anyone has any objection, अगर किसी को इसके ऊपर आपत्ति है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाए. We have a judiciary. We are a mature, functional democracy. We have institutions to take care of this. ये बिल्कुल ठीक निर्णय था और ये बिल्कुल ठीक स्टैंड था. हमने बार बार हर उस देश को और हर उस सरकार को चेतावनी दी कि इस विषय में वह दखलंदाजी न करे, इंटरफेयर न करे, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है. लेकिन ऐसा करने के बाद सितंबर में ब्रसेल्स में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं और अक्टूबर में 28 अक्टूबर को 28 ऑफ अक्टूबर 27 यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन भारत आता है और उस डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ले जाया जाता है जहां अभी लॉकडाउन है, जहां इंटरनेट बंद है, जहां लैंडलाइन टेलीफोन्स हैं लेकिन मोबाइल टेलीफोनी रेस्टोर नहीं हुई है. आप फॉरेनर्स को, यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वीजा देके भारत बुलाते हैं और सिक्योरिटी में उनको जम्मू कश्मीर ले जाते हैं वहां दिखाने के लिए कि देखिए सब कुछ ठीक है. अब अगर ये इंडिया का इंटरनल मैटर है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? और अगर इसकी जरूरत है तो फिर ये इंटरनल मैटर कैसे है? दोनों बातें साथ साथ कैसे चलेंगी? लोग आपको सीरियसली कैसे लेंगे? सरकार में भी इसकी अप्रिसिएशन थी, इसीलिए सरकार ने पहले मना किया, नहीं जी नहीं, हमने नहीं इनको बुलाया, ये खुद आए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये प्राइवेट विजिट है. फिर जब सवाल पूछे गए कि प्राइवेट विजिट के लिए वीजा किसने दिए और इन सबको एक प्लेन में बिठाकर वहां ले जाना है, उसका सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना, उनको वहां घुमाना फिराना है, ये कौन कर रहा है? तो फिर सरकार ने माना कि हाँ ये हम ही कर रहे हैं. ये एक एम्बैरेसमेंट थी. और ऐसे में आप सोचिए कि उन 27 लोगों का उतना इंपैक्ट नहीं हुआ उस एक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट का हुआ जिसने ये इसलिए जाने से मना कर दिया क्योंकि भारत सरकार ने कहा उसको कि वो अपनी मन मर्जी से कहीं भी घूमना चाहे तो नहीं घूम सकता कश्मीर में. तो सारा प्रेस उसके पास पहुंचा और उसने ज्यादा बड़ी खबर दी बजाय उन 27 लोगों के जिनको कि हम कश्मीर ले गए. दैट वाज द बिगर न्यूज. One MEP, member of European Parliament, refused to go because Government of India did not agree to his proposition of going to all those places and meeting all those people that he wanted to meet or he wanted to visit. और ये एक बार नहीं हुआ. उसके बाद दिसंबर में एक डेलीगेशन और गया जिसमें न्यू दिल्ली में फॉरेन नेशंस के जितने ऑनवॉयज थे उनमें से दर्जनों लोग बैचेस में 2 बार ले जाए गए कश्मीर. तो ऐसे 3 डेलीगेशंस गए. उनको डल लेक में बोट राइड मिली, उनको क्यूरेटेड डेलीगेशंस के साथ मीटिंग्स करवाई.
ये दिखाने के लिए कि देखिए कश्मीर में सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगा कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी पॉलिसी में और अपने बिहेवियर में, अपनी अनाउंसमेंट्स में और अपने इंप्लीमेंटेशन में। एक बहुत बड़ा गैप है और वो गैप हमारी वीकनेस अंडरलाइन करता है, हमारी कमजोरी दिखलाता है और दुनिया को, खासकर हमारे एडवर्सरीज को, हमारे दुश्मनों को इस कमजोरी का जो एक्सपोजर है वो हमारे हित में नहीं है। तो ये एक घटना हुई। इस बीच में दूसरी घटना 12 दिसंबर 2019 को हुई, जब भारत की संसद ने एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। हालांकि इसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इस घटना का भी बहुत विरोध हुआ, इस निर्णय का, इस कानून का, लेकिन यह भी भारत की संसद ने ड्यू प्रोसेस से किया। इसके लिए मैंडेट था। वो मैंडेट भी इलेक्शंस में ही मिला था, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रॉमिस इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया गया प्रॉमिस था। उसी के बेसिस पे मैंडेट मिला, उसी के बेसिस, उसी मैंडेट से लेजिटिमेसी लेकर ये नया एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। 12 दिसंबर को ये एक्ट पास हुआ। 14 दिसंबर को मिसेस सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में आह्वान किया कि ये आर पार की लड़ाई है, बाहर निकल आइए, सड़कों पे आ जाइए। She literally made a call for rebellion। और 15 दिसंबर से दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग, वहां पर एक मेन रोड जो कि दिल्ली को यूपी से कनेक्ट करती है, उसको ब्लॉक कर दिया गया। एक हाईवे की तरह है वो रोड। और जब उसको ब्लॉक किया गया, हमारे यहां प्रोटेस्ट अलाउड है और प्रोटेस्ट का तरीका भी है। आप परमिशन ले सकते हैं, परमिशन लेके एक डेजिग्नेटेड जगह पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उस सब की अनुमति दी जाती है, उसको परमिशन दिया जाता है। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, लेजिटिमेट प्रोटेस्ट किसी भी डेमोक्रेसी का लाइफ ब्लड है और इस देश में तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं। लेकिन ये अजीब प्रोटेस्ट था, इसकी परमिशन नहीं ली गई। ये एक पब्लिक पैसेज को, एक मेजर हाईवे को ब्लॉक करके रखा गया और इसमें लेडीज को, औरतों को, बच्चों को सामने रखा गया। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होती वो इसको बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इस सरकार ने 2-4 दिन नहीं, 2-4 हफ्ते भी नहीं, 3 महीने इस प्रोटेस्ट को चलने दिया। 3 महीने से ज्यादा ये प्रोटेस्ट लगातार सुबह शाम, दिन रात, 24 घंटे, 7 दिन चलता रहा।
ये एक अजीब सी बेबसी थी, हेल्पलेसनेस थी सरकार की, जो सबको दिखाई पड़ रही थी। और इस हेल्पलेसनेस का एक रिपल इफेक्ट पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर पड़ा। विश्वास नहीं होता था कि ये वही सरकार है जिसने अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 5 अगस्त को इतना कड़ा निर्णय लिया और 12 दिसंबर को एक और निर्णय लिया। वो सरकार इस ब्लेटेंट पॉलिटिकल ब्लैकमेल के सामने हेल्पलेस थी, दिखाई पड़ी। ये एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट थी। और यही डिसअपॉइंटमेंट बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे डिसीजंस तक पहुंची कि लगता था कि आप कुछ कदम वापस ले रहे हैं। सीएए के बाद एनआरसी आना था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि हम एनआरसी नहीं लाएंगे। पार्लियामेंट में घोषणा की थी हमारे होम मिनिस्टर ने कि एनआरसी आएगा, न सिर्फ असम के लिए आएगा, न सिर्फ बंगाल के लिए आएगा, बल्कि पूरे देश के लिए आएगा। और वही सरकार अब बार बार कह रही थी कि हमने तो एनआरसी के विषय में कुछ कहा ही नहीं, हमने तो अभी सोचा भी नहीं, हमने तो कोई निर्णय भी नहीं लिया है। साफ लगता था कि किसी प्रेशर में है। और ये प्रेशर तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं और हमारे ही देश की राजधानी में, ठीक हमारी ही सरकार की नाक के नीचे एक बड़ा दंगा आयोजित किया जाता है, एक रायट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस देश की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया भर में बदनाम करने के लिए, और उसका एकमात्र कारण यह था कि शाहीन बाग जैसा तमाशा चलने दिया गया हफ्तों महीनों तक। वो ऐसा चला कि शाहीन बाग के क्लोन्स रेप्लिकेट होने लगे। देश में सैकड़ों हजारों शाहीन बाग खुल गए, रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड्स के बाहर, मार्केट प्लेसेस में, आर्टेरियल रोड्स पर, कॉलोनीज में, जगह जगह शाहीन बाग जैसे ब्रांचेस होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, टेक अवेज होते हैं, वैसे शाहीन बाग रेप्लिकेट होने लगा फ्रेंचाइजी मॉडल्स के तहत। और इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने ट्रंप को, और ट्रंप के माध्यम से जो पूरा ग्लोबल मीडिया उस वक्त भारत में था, उसको इंपैक्ट करने के लिए इस सिटी में, इस शहर में एक दंगा कराया जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों कारें फूंक दी गईं, दुकानें लूट ली गईं, स्कूल, घर जला दिए गए। और हमारी सरकार बेबस होकर देखती रही। इंसिडेंटली इतनी हत्याएं हुई, लेकिन पुलिस की गोली से एक भी नहीं मरा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो हमको लगा कि सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है। इसी समय दो काम और हुए। फरवरी के महीने में 8 मार्च को
कश्मीर में एक नई पार्टी का गठन हुआ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। इस पार्टी को बनाया था महबूबा मुफ्ती के फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसका नाम है अल्ताफ बुखारी। और इसकी पार्टी में अलग अलग पार्टियों से निकाले गए या रिजेक्ट किए गए पॉलिटिशियंस, या वहां से दल बदल कर निकल करके आए पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, कांग्रेस के हों, पीडीपी के हों, उनके साथ मिलके एक रैग टैग नई पार्टी बना दी गई। अब यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन एक हफ्ते बाद इसी पार्टी के 24 लोगों का डेलीगेशन लेकर जब अल्ताफ बुखारी दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ बैठकर 1 घंटा बिताते हैं और उनके साथ फोटो खींचकर सारे मीडिया में छपवाते हैं। 2 दिन बाद हमारे गृह मंत्री उनके साथ 2.5 घंटे 2.5 आवर्स बिताते हैं। ये वो अल्ताफ बुखारी हैं जिनकी गाड़ी से 2018 में आरडीएक्स मिला, हथियार मिले, कश्मीर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब्त किए। वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। ये वो अल्ताफ बुखारी हैं जो मिस्टर मनी बैग्स कहे जाते हैं कश्मीर के। बहुत पैसा है, लेकिन पॉलिटिकली क्लाउट नहीं है, अपना इलेक्शन खुद भी नहीं जीत सकते। डिस्क्रेडिटेड हैं। उनकी रिलेशनशिप वहां के हर पॉलिटिशियन के साथ, हुर्रियत के साथ, सेपरेटिस्ट के साथ, सबके साथ है। ये एक घटना घटी। उसी फरवरी में 12 फरवरी को जब तीसरा डेलीगेशन जा रहा था कश्मीर फॉरेनर्स का, तब भारत की गुप्तचर एजेंसी के फॉर्मर चीफ एएस दुल्लत श्रीनगर जाते हैं और गुपचुप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तब डिटेंशन में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। सरकार की मर्जी के बिना उनसे कोई मिल नहीं सकता। तो दिल्ली से फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुल्लत अगर जाएंगे तो वो सरकार की मर्जी से ही जाएंगे, शायद सरकार ने ही भेजा था। उनसे क्या बातचीत हुई कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगले महीने, ये 12 फरवरी की घटना है, 10 मार्च को जब फारूक अब्दुल्ला की डिटेंशन को 6 महीने और बढ़ाया जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, तो विद इन 3 डेज 13 मार्च को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 3 दिन पहले 6 महीने के लिए बढ़ाया और 3 दिन के अंदर ही उन्हें रिहा कर दिया, बिना शर्त रिहा कर दिया। इसी तरह 10 फरवरी को श्रीनगर में लोकल बॉडीज इलेक्शन अनाउंस किए गए कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, पंचायतों के, डिस्ट्रिक्ट के लोकल बॉडीज इलेक्शन। 13th, 15th और 17th फरवरी को उसके शेड्यूल अनाउंस किए गए कि नॉमिनेशंस कब फाइल होंगे, वोटिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी। लेकिन 18th फरवरी को कैंसिल कर दिए गए। कश्मीर एकदम अंडर कंट्रोल था, पीसफुल था। आप खुद कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है। किसके कहने पर कैंसिल किए? कोई जवाब नहीं। फारूक अब्दुल्ला को क्यों रिलीज किया? कोई जवाब नहीं।
एक हफ्ते बाद उनके बेटे को भी रिलीज कर दिया, कोई जवाब नहीं। ये फैसले किनके दबाव में लिए जा रहे थे, क्यों लिए जा रहे थे, साफ दिख रहा था। फारूक अब्दुल्ला को जब छोड़ा गया, ही लुक्ड ट्रायम्फेंट, लगता था कोई मोर्चा मार के आ रहे हैं, जंग जीत के आ रहे हैं। एंड ही वॉज डिक्टेटिंग टर्म्स एज सून एज ही केम आउट, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। ये सब चल रहा था कश्मीर में। आपको मालूम है कि 31 मार्च तक आते आते एक लॉकडाउन पैंडेमिक की वजह से देश को करना पड़ा। 23 मार्च को ये लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरा देश बंद हुआ, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मार्केट प्लेसेस, एयरलाइंस, ट्रेन्स, सब कुछ बंद हुआ। लेकिन 31 मार्च को एक गेजेटेड नोटिफिकेशन आया चुपचाप, जिसने डिक्लेयर किया कि कश्मीर में अब एक डोमिसाइल लॉ होगा। डोमिसाइल का डेफिनेशन था कि जो 15 साल से वहां रह रहा है वो कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट माना जाएगा। जम्मू कश्मीर में अभी अभी आपने आर्टिकल 370 हटाया है, जो वहां की सिटीजनशिप डिफाइन करता था, जिसकी वजह से शेष भारत के नागरिक कश्मीर नहीं जा सकते थे, वहां पर कोई काम धंधा नहीं कर सकते थे, वहां घर बना के नहीं रह सकते थे, उनके बच्चे वहां पढ़ नहीं सकते थे। 70 साल से पूरे देश को आपने कश्मीर के बाहर रोके रखा। अभी उसको हटाए हुए साल भर भी नहीं हुआ है, आपने एक डोमिसाइल लॉ लाके फिर 15 साल से रहने वालों की एक दीवार खड़ी कर दी, एक डिस्टिंक्शन खड़ा कर दिया कि जो वहां पर कम से कम 15 साल से रह रहे हैं वो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स माने जाएंगे। और उनको क्या प्रिविलेज दिया कि स्टेट गवर्नमेंट में 100% जॉब्स उनकी मोनोपोली होगी। दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड, इसकी अपेक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि देश में डोमिसाइल लॉज नहीं है, हर स्टेट का यह अधिकार है कि वहां डोमिसाइल लॉज हों अगर वो चाहें तो। अब जैसे जम्मू कश्मीर के नेबरिंग स्टेट है पंजाब, वहां पर डोमिसाइल का सिस्टम है, लेकिन डोमिसाइल की अवधि 0 इयर्स है। केवल आपको वहां के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, पंचायत मेंबर, तहसीलदार, पटवारी के पास जाके कहना होता है कि यहां मैं रहता हूं, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो या आपका अपना मकान हो, वो वेरीफाई कर दे कि आपका वो एड्रेस है, तो आप वहां के डोमिसाइल माने जाते हैं। और इस तरह की कंडीशन तेलंगाना में भी है, इस तरह की कंडीशन छत्तीसगढ़ में भी है, और इस तरह की कंडीशन मेघालय में भी है। 0 ईयर डोमिसाइल। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में 3 साल का डोमिसाइल है। ओडिशा में 1 ईयर, 1 साल का डोमिसाइल। कर्नाटक में, तमिलनाडु में 5 साल का डोमिसाइल है, आंध्रा में 6 साल का डोमिसाइल है, गुजरात, राजस्थान में 10 साल का डोमिसाइल। आप कश्मीर को 15 साल का डोमिसाइल देते हैं। इट इज लाइक ऑफरिंग अल्कोहल टू एन अल्कोहलिक। आपको तो उनको इस डोमिसाइल सिस्टम से वीन अवे करना था। 370 ने ऑलरेडी वहां पे बहुत तबाही मचाई थी, देश को बाहर रोके रखा था। आज देश को वहां जाना है वापस, वहां की डेमोग्राफी को नॉर्मलाइज करना है। जब आप 15-15 साल के डोमिसाइल की दीवार खड़ी करेंगे तो वहां पे डोमिसाइल, वहां पे डेमोग्राफी कैसे नॉर्मलाइज होगी, वहां की जनसंख्या का संतुलन कैसे ठीक होगा।
और जनसंख्या का संतुलन ठीक नहीं होगा तो कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे होगा? यही नहीं, 31 मार्च को जब डोमिसाइल लॉज की घोषणा की गई तो उसमें कश्मीरी हिंदूज को अलग रखा गया। कहा गया कि जिन लोगों ने जम्मू में रजिस्टर किया है कश्मीरी हिंदूज ने, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने जम्मू के बाहर रजिस्टर किया है वो, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया है वो कहां जाएंगे? ये एक ग्रे एरिया था। इसको ठीक करने के लिए याचिकाएं देनी पड़ी, मंत्रालयों में जाकर पिटिशंस लगाने पड़े, हाथ पांव जोड़ने पड़े, आर्टिकल्स लिखने पड़े, तो 45 डेज 45 दिन 1.5 महीने लगे। 16 मई को ये ठीक किया गया जम्मू में। और ये कहा गया कि नहीं, जो हिंदूज जम्मू में रजिस्टर नहीं किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कहीं भी रजिस्टर नहीं किया है जिन्होंने, वो अब रजिस्टर करें, और अब रजिस्टर करेंगे तो फिर वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इमेजिन, हम सब ये सोचे बैठे थे कि 370 हटाने के बाद सारे देश की एक नागरिकता है और सबको समान अधिकार मिलेगा। इस तरह के निर्णयों से आप अनुच्छेद 370 को पिछले दरवाजे से वापस लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज ये सिर्फ नौकरियों पे एकाधिकार मिला है, कल को यही एकाधिकार स्कॉलरशिप्स पे मिलेगा, कल को यही एकाधिकार टेंडर्स पे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे मिलेगा, कल को यही एकाधिकार जमीन खरीदने पर मिलेगा, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पर मिलेगा, शॉप्स खरीदने पर मिलेगा, घर खरीदने पर मिलेगा, कल को यही एकाधिकार वोट डालने पर भी मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? जब आपने एक परंपरा डाल दी है, स्थायी नागरिकों की एक नई परिभाषा गढ़ दी है, अब वो कहां कहां अप्लाई कब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन उसका रास्ता आपने खोल दिया है। तो कश्मीर के निर्णयों को लेकर ये जो निर्बलता, एक कदम आगे 2 कदम पीछे जाने की मजबूरी जो सामने आती है, वो परेशान करती है, उससे चिंता होती है कि कश्मीर में जिस समस्या का हमें हल करना है, जिन चुनौतियों का सामना करना है, उसके विषय में अभी भी क्लैरिटी का अभाव है। और न जाने कौन सा कारण है कि आप किसी को खुश करने के लिए अपनी ही मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, अपनी ही प्रामाणिकता पर, एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है जिसको लेकर के देश भर के जो देशभक्त नागरिक हैं और कश्मीर के विषय में जो लगातार काम कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, देश भर में जन जागरण कर रहे हैं, उन लोगों की भी चिंता का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जो एक जनरल इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए, एक सेंस ऑफ ड्रिफ्ट है ऑन इश्यूज ऑफ आवर सर्वाइवल, ऑन मेक और ब्रेक issues of demography, issues of national security.
issues of social cohesion and harmony, issues of meeting jihad head on and defeating it, issues of taking on the vested interests in the country. पूरे देश भर में एक पाकिस्तान फल फूल रहा है। आप उसको कब सीधा करेंगे? अभी एक आरटीआई के माध्यम से यह पता चला कि 2018-19 में, यानी पिछले साल, केंद्रीय सरकार के 19 मंत्रालयों ने दी, जो स्कॉलरशिप्स बांटी, उसका 80%, 80% of these scholarships, these run into lakhs of scholarships, 80% छात्रवृत्तियां मुस्लिम छात्रों छात्राओं को मिली। 80%, 7.5% जो दूसरे नंबर का वर्ग है वो है ईसाइयों का, ईसाई छात्र छात्राओं का। ये सब स्कॉलरशिप्स का, टोटल स्कॉलरशिप्स का प्रोपोर्शन मैं बता रहा हूं। 19 मंत्रालयों ने जो बांटी हैं साल भर में, 18-19 में। हिंदू छात्र छात्राओं की जो संख्या है वो 4.5% से कम है, <4.5%। ये आप गूगल करके देख सकते हैं। सिर्फ गूगल कीजिए 80% स्कॉलरशिप्स इन इंडिया 2018-19। चिंता होती है इस बात की कि हमारे देश में जब मिशनरीज काम करती हैं, वो भी यही करती हैं। वो परिवारों को कहती हैं कि हम आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, आपका मिशनरी हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, आप कन्वर्ट हो जाइए। उसके लिए वो चर्च की तरफ से डॉलर्स लाते हैं, दुनिया भर से डॉलर इकट्ठे करते हैं। कम से कम उससे हमारे देश की फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी तो होती है। इतना तो होता ही है, जब वो डॉलर लाते हैं उसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद यहां पर हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। पहले तो वो डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करते हैं ना, हिंदूज को तो क्रिश्चियनिटी में बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो देश की फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा तो मिलता है। या मदरसा जब पेट्रो डॉलर्स लाते हैं, सऊदी अरेबिया से लाते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से लाते हैं, वो भी इसी कन्वर्जन एक्टिविटीज के लिए, जिहाद के लिए लाते हैं। उससे भी देश की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है, चाहे हिंदू घटता हो इस देश में। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये हिंदू टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए तो आप कन्वर्ट कीजिए। यही अर्थ हुआ ना इसका। हमारे टैक्स का पैसा हमारी कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाए। कैसा लगेगा आपको सोचकर? तो इस देश में जो व्यवस्थागत त्रुटियां हैं, जो व्यवस्थागत दोष हैं, जो हिंदुओं के प्रति भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है नीतियों के चलते, वो अभी भी चल रहा है। बल्कि उसके अंदर ज्यादा एलोकेशंस दिए गए हैं, उसमें ज्यादा बजटरी प्रोविजंस हैं, वो और तेजी से चल रहा है। ये देखकर चिंता होती है।
किसको खुश करने की कोशिश है? कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? किस किस से लड़ेंगे? कितना लड़ेंगे? विरोधियों से तो लड़ते हैं, अब अपनों से भी लड़ेंगे। ये प्रश्न है, इनके उत्तर ढूंढने बैठे हैं हम। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इन विषयों से अवगत कराऊं, ताकि आप भी ये प्रश्न पूछना शुरू करें, व्यवस्था को उत्तर देने के लिए बाध्य करें। आप जिस तन्मयता से समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, जहां जहां आप हैं वहां अपनी पूरी शक्ति, अपने साधन लगाते हैं, कृपया प्रश्न भी पूछें, हिसाब किताब भी मांगें, जवाब तलब करें, नीतियों पर प्रश्न करें, निर्णयों पर प्रश्न करें। वरना इसी तरह हम लोग एक कदम आगे दो कदम पीछे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे शेष देश हो, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे सुरक्षा नीति हो, हम जूझते रहेंगे। और इतने भव्य परिवर्तन के बाद भी, इतने विशाल जनादेश के बाद भी बेबसी से ये सब होते देखते रहेंगे और समय हाथ से चला जाएगा। अपनी इस चिंता को आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, यदि बहुत कठिन ना हो तो उनका उत्तर दे सकूं। आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए आपका आभारी हूं। और आपने जो प्रतीक्षा की, आपका जो समय विलंब हुआ मेरे कारण, उसके लिए फिर क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Sri Sushil Pandit ji, for giving all of us a deeper understanding about the post Article 370 and also bringing the point of domicile law, which is the worrying subject, and very sad to hear about it. Now we will open the forum for Q&A session. Those who have the questions may raise their hands and their microphone will be unmuted. Any questions? नमस्कार, मैं सीमा शर्मा। संगीता जी, वो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे। सुशील जी, Yes, मेरा एक please go ahead. सुशील जी से। संगीता जी नमस्कार। सीमा जी सीमा जी। already, yeah. सीमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सीमा। मैं सच में बहुत खुश हूँ आपसे, आपकी बातें सुन के, और आपकी दिल से निकली हुई बातें, जिसमें कोई भी राजनीति नहीं है, कोई भी सिफारिश नहीं है, ये दिल का एक दर्द है। हम लोग अपनों से फाइट कर रहे हैं, हमें अपने लोग रोक रहे हैं। मैं यहाँ 2007 से फाइट कर रही हूँ, मेरे अपने लोग मुझे रोक रहे हैं। मुझे बोलना नहीं है, मुझे सेकुलर रहना है, मुझे अपनी बात नहीं रखनी है। अगर मैं अपनी बात रखूंगी, हिंदुत्व पे बोलूंगी, तो मुझे कहीं भी आगे नहीं खड़े होने दिया जाएगा, मुझे स्टेज नहीं मिलेगी। मेरे अपने संगठन बोलते हैं कि मैं सेकुलर, मेरे तकलीफ को मैं समझती हूँ। मुझे अपने
लोगों ने इतना परेशान किया है। मैं आतंकवादियों से नहीं डरती, मैं उग्रवादियों से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन मुझे तकलीफ होती है इन लोगों से जो मुझे सही बात को बोलने नहीं देते और हमेशा मुझे रोकते हैं और को डराते हैं। सीमा बोलेगी तो पता जाएगा। आपने जो भी आज बोला है मैं बोलना चाहती हूँ कब से, कई सालों से। एक कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे होते हैं, 3 कदम पीछे होते हैं, क्योंकि गलत लोग आगे किया जाता है, गलत लोगों को स्टेजें, डरपोक लोगों को पोस्टें मिल रही है, हिंदुत्व पे बोलते हुए शर्मा डरते हैं, कांपते हैं। इसलिए इतनी तकलीफ में मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारे संगठनों में जैसे अच्छे लोग होने चाहिए, जैसे लोग आए, नकली और फेक लोगों को रिमूव कराइए। मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे संगठन आज फेक रूप धारण करके बैठे हुए हैं और इतने सपोले हमारे संगठनों में आ गए हैं जिनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, जिनको हिंदुत्व ए भाषा मतलब ए तक की नॉलेज नहीं है ना, और जेड तक क्या सोचेंगे, वो जेड तक क्या बोलेंगे, उनको तो ABC तक की नॉलेज नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मेरा दिल रोता है, मेरी तकलीफ को मैं जानती हूँ। इन लोगों ने, मैं दुश्मनों से नहीं डरती, ऐसा है मेरे लोगों ने जितना रुलाया है ना, मैं ये इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना काम डंके की चोट पे करती रहूंगी। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, बोलूंगी, ये लोग मुझे स्टेज अगर नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी स्टेज खुद बनाऊंगी। स्टेज का क्या है, अगर हमने हिंदुत्व पे बोला, हम सड़कों पे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे शर्म आती है बताते हुए, आज आप मेरी आवाज सुन के जज आप कर गए होंगे कि यहाँ पे क्या हाल है हिंदुओं का, हमारे पूरे समाज में, हमारी पार्टी में। मुझे यहाँ बीजेपी की वुमेन सेल के लिए सिलेक्ट किया, लोगों ने बोला इसलिए कि मैं काम करती हूँ। मुझे उसमें रिमूव क्यों करवा दिया गया, क्योंकि मैंने कि वो डाल दी थी जिसमें बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं। संगीता जी, हाँ ये प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने का, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। वो नहीं, ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है सर, कहाँ हम नहीं सीमा जी, we already running late and now we are talking about Jammu Kashmir and post 370 article post 370। ये मैं भी बोल सकती, हम एक मीटिंग रखेंगे, मुझे सब पता था ये, लेकिन आप लोगों ने, किसी ने भी मुझे क्यों नहीं बोलने दिया आज तक। ठीक है, सुशील जी इंडिया से है, मैं यहाँ हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड गो फॉर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप रखें। मेरा क्वेश्चन एक है। हाँ बोलिए। जी संगीता जी, इस सबकी तरफ से है ये क्वेश्चन एक्चुअली। सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये डोमिसाइल लॉ इनडेफिनेट है या इसका लिमिटेड कुछ पीरियड है? नहीं, ये डोमिसाइल लॉ ये इंडेफिनेट होता है, एक गजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंस किया गया है, और इसमें कश्मीर में जो 15 साल से लोग रह रहे हैं उनको वहां का परमानेंट सिटीजन डिफाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त जब बहुत शोर मचा और हम सब लोगों ने आवाज उठाई, क्योंकि बहुत से कश्मीरी हिंदूज उसमें ग्रे एरिया में आ गए, उस पर क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये वहां के पॉलिटिशियंस, मुस्लिम पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए कि चलो भाई 370 हटा दिया, लेकिन हम उसके प्रोविजंस को वापस ले आएंगे किसी ना किसी रूप में, आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है उसको स्टेट भी बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके लिए किया गया था। फिर जब शोर मचा तो उन्होंने कहा नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहां 10 साल कम से कम काम किया हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में तो ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, 3-4 साल में उनकी ट्रांसफर हो जाती है। और वैसे भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब आप उसको जम्मू कश्मीर ट्रांसफर करते हैं, वो बेचारा तो हाथ पांव मारता है कि उसको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए। तो
10 साल वहां काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो मुट्ठी भर होंगे, शायद वो जम्मू कश्मीर के ही हों, तो उनको आप दे के क्या कर लेंगे, क्या अचीव करेंगे? इसी तरह और 2-4 कैटेगरीज इस तरह जोड़ी गई, लेकिन कोई उसका विशेष प्रयोजन नहीं था। कुल मिला के ये वहां के दिल जीतने की एक पॉलिसी चली है पूरे देश में, और दिल जीता जाता है रियायतें देकर, अपवाद खड़े करके, और देश उसकी कीमत चुकाता है। तो न सिर्फ ये डोमिसाइल लॉ बनाया गया, बल्कि साथ ही साथ वहां की सभी नौकरियों पे पूरा एकाधिकार, 100% मोनोपोली। कुछ लोग कह सकते हैं कि चलिए साहब, क्लास 4 एम्प्लॉइज में, जो कि वहां के निम्न श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, वो वहां के लोकली रिक्रूट किए जाएं, उसके लिए कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन जब आप टैलेंट नहीं दूसरे भारत से आने देंगे, स्टेशन को कैसे ठीक करेंगे? और मेरा तो ये मानना था कि कश्मीर पर यदि वहां की स्थायी नागरिकता पर किसी का अधिकार है, तो सबसे पहले वो 40 हमारे सीआरपीएफ के शहीद जवानों का है, जिन्होंने अपने बच्चे उड़वाए पिछले साल कश्मीर में। देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपना बेटा या भाई कश्मीर में ना, उसने खून ना बहाया हो, अपनी हाथ पांव ना उड़वाए हो वहां बमों से। के परिवार का हक है कश्मीर में, कश्मीर देश का है। वो बेशक वहां ना जाएं, खड़ा हुआ वहां जाने के लिए अब जो हालात हैं, लेकिन उनकी इज्जत तो करते, कम से कम उनके लिए प्रावधान देते, उनके परिवारों को ये हक देते कि वो उस भूमि पर जाकर के रह सकें जहां उनके प्रियजनों ने अपने बलिदान दिए हैं। उनका कोई जिक्र नहीं है इस डोमिसाइल लॉ में। सुशील जी, कश्मीर मैं को एक सवाल भारत में पूछना बनाए चाहता हूँ। रखने के लिए सबसे पहला हक उन लोगों का है जिन्होंने वहां अपनी जान गंवाई है, वहां पे फौज में रह के, सीआरपीएफ में रह के, बीएसएफ में रह के, सरकारी कर्मचारी बन के। उन्हें आपने भुला दिया। सुशील जी, मेरा एक सवाल है इसी मुद्दे पर। मेरा नाम संदीप है। जैसे ये आर्टिकल 370 हटने के बाद, इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में हिंदू और सिख कम्युनिटीज को माइनॉरिटी स्टेटस देने को डिसमिस कर दिया था। लेकिन अभी जब आर्टिकल 370 हट चुका है, सरकार ये कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ हो सकता है इस मामले में, स्पेशल स्टेटस मिलेगा माइनॉरिटी के हिसाब से, लाइक हिंदू हो, सिख हो, इतर कम्युनिटीज को। ये पॉसिबिलिटी है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सुप्रीम किया था जब 370 हटाया नहीं गया था, और 370 जब 370 था तब कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और कश्मीर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलता था, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो पूरे हर स्टेट में माइनॉरिटीज कमीशन, कश्मीर में माइनॉरिटीज कमीशन था ही नहीं। तो जब बहुत प्रेशर पड़ा तो कश्मीर की सरकार ने कहा कि हमारे राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में जो माइनॉरिटीज कॉन्सेप्ट है, वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो माइनॉरिटीज मुसलमान है। तो बिलीव, कश्मीर में माइनॉरिटी मुसलमान थे। कश्मीर जहां हिंदूज मुश्किल से 5% रह, हिंदूज मेजॉरिटी माने जाते थे, और कश्मीर में 95% वैली मुसलमानों की पॉपुलेशन वो माइनॉरिटीज मानी जाती थी। अधिकार थे या संरक्षण था या प्रिविलेजेस थी, वो माइनॉरिटीज के नाम पर वहां के मुस्लिम्स कॉर्नर करते थे। अभी साल भर हो गया है, कश्मीर में कोई माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया गया है। अब तो वहां यूनियन टेरिटरी का शासन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में चलता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं संदीप जी,
के जो लॉज होते हैं वो उन क्षेत्रों के लिए होते हैं जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत थिन है, स्पार्स है और डेमोग्राफिक इन्वेजन की संभावना है कि पड़ोसी राज्यों से बहुत सारे वहां बस जाएं, डेमोग्राफी को वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, वहां की गरीब पॉपुलेशन को वो उनकी जमीनें औने पौने सस्ते में खरीद सकते हैं, तो इससे वहां पर डिस्टेबलाइजेशन होगी, सोशल डिसरप्शन होगा। इस प्रोटेक्शन के लिए डोमिसाइल लॉज बनते हैं और 6 अगस्त को जो निर्णय लिए गए उसमें जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो उस राज्य से 2 यूनियन टेरिटरीज निकली, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से बड़ा है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर 5% भी नहीं है। अगर डोमिसाइल लॉ लगना था तो वो लॉ लद्दाख के लिए आना चाहिए था। आज तक लद्दाख के लिए कोई डोमिसाइल लॉ नहीं है। ये एकमात्र ऐसी ज्योग्राफी है जहां पाकिस्तान और चाइना दोनों का बॉर्डर आकर के मिलता है, दोनों हमारे एडवर्सरीज हैं। वो ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, वहां के लिए अभी तक डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। लेकिन कश्मीर में आपने दिल जीतने हैं, उसके लिए लॉकडाउन के अंदर भी, दफ्तर बंद होते हुए भी, चोरी छुपे, बिना किसी को बताए आप डोमिसाइल की गजट नोटिफिकेशन निकाल दें। Sangeeta ji, I have one question. Yes. Can I speak? Please. Yeah. Respected Pandit ji, thank you for your valued speech. I wanted to ask, कि, you know, in 89, when a lot of Hindus came back to India, तो उनका क्या पोजीशन है? उनकी रेपेट्रिएशन के लिए कुछ सोचा गया है वापस टू कश्मीर के क्या? व्हाट इज द पोजीशन देयर? नो, आई डोंट थिंक सो। हमने आरटीआई की थी और पिछली गवर्नमेंट थी तब, राजनाथ सिंह होंगे, और हमने स्पेसिफिकली पूछा था कि जम्मू कश्मीर से एक्सपेल किए गए हिंदूज, वैली से एक्सपेल किए गए हिंदूज की रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन के लिए कोई पॉलिसी या प्रपोजल है? तो उन्होंने लिख करके कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसा कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, तो इसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए कि वो भी तो भाग के आए, उनको वापस जाने के लिए? हमारी प्रायोरिटी में वो नहीं है। अच्छा, देखिए, ये इस सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में वहां का दिल जीतना है। वो कहते हैं हमको कि आप जब जब अपने रिटर्न की बात करते हो, आप कश्मीर के मुसलमान को नाराज करते हो। आप जब जब अपने जस्टिस की बात करते हो, आप वहां पर उन लोगों को सजा देने की बात करते हो जिन्होंने आपके मैसेकर्स किए, आप उनको डेमोनाइज करते हो। कृपया चुप रहो। आप हमारी दिल जीतने की प्रक्रिया में बाधा बनते हो। ठीक है, ये हमको हमारी सरकार कहती है। हर जगह यही है, हर जगह दिल जीतना है, बोलना नहीं है। जो बोलेगा ये सारे डंडा लेके उसके पीछे जाते हैं। हर जगह यही है। इसीलिए हिंदू मर रहा आज, इसीलिए अपने देश में हिंदू खत्म हो रहा है। हिंदू खत्म हो जाएगा इन लोगों के कारण। मेरे 2 सवाल हैं। गोपी जी बोलिए। हाँ, गोपी प्रसाद फ्रॉम हैम्बर्ग, जर्मनी। 2 सवाल। एक सवाल ये है कि डोमिसाइल लॉ और उसके इन्फ्लुएंस में जो गवर्नमेंट जॉब्स की आपने बात कही है वो पूरी तरह से समझ में आ गई है। मेरा सवाल ये है कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं और पिछले जो आर्टिकल 370 हटने के बाद
शेष भारत के जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी गण हैं, उनकी क्या परिस्थिति है? क्या वो अभी पहले से ज्यादा वापस जा सकते हैं? क्या उनके हक अभी महफूज हैं? क्या उनकी स्थिति है? जी, आपने ये सुना होगा, कश्मीर में एक कश्मीरी हिंदू लौट के गए थे। वो वहां थे गांव में जिसका नाम है लुक भवन। वो वहां उन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा, जीते भी। उनका नाम था अजय पंडित। निहत्थे थे, उनको जाकर के 3 आतंकवादी आए और गोलियों से मार दिया। कश्मीर में कागज पर तो आपके पास अधिकार हैं, अब 370 आपको नहीं रोकता। आप देश के नागरिक हैं, आप कश्मीर में रोक टोक आ जा सकते हैं। आप वहां पर मकान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, दुकान, टेक्निकली आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां का एमपी या एमएलए अपने घर नहीं जा पाता है, संगीनों के साए में घूमता है, जहां के सरपंच सुरक्षित नहीं है, जहां लोग केवल इसलिए अभी जिंदा हैं क्योंकि किसी ने उस पर अपनी गोलियां खर्च करने की जहमत नहीं उठाई है? His life is not worth the bullets to be fired upon. ऐसी जगह जाकर के कोई अपने पैसे क्यों लगाएगा? वो तो पहले जान गंवाएगा, फिर पैसे कमाएगा। केवल संसद में एक घोषणा कर देना या राष्ट्रपति द्वारा कोई कागजों पर हस्ताक्षर कर देने से जमीन पर जो स्थिति है वो बदलती नहीं है। वो केवल आपकी इच्छा शक्ति का एक उद्घोष मात्र है कि ये हमारी इंटेंशन है, पॉलिटिकल इंटेंशन है, ये उसकी डिक्लेरेशन है। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट. That intent needs to be translated on ground through implementation, through purging of all those elements who sit in the positions of power, by eliminating those structures which still sustain jihad in Kashmir. They are right now ensconced in the faculties of Jammu Kashmir University, in the secretariat of the government of Jammu and Kashmir, in the police echelons. आपको मालूम है, उस अजय पंडिता की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मारा गया, भाई को और उसके बाप को, 3 लोगों को परिवार में मारा गया। उसका पुलिस स्टेशन से 90 मीटर दूर था, 90 मीटर्स। उसके ऊपर 8 पुलिस वालों का पहरा था। He had 8 SPOs assigned to him. जिस दिन उसको मारने आए वो 8 के 8 नहीं थे। उनको अरेस्ट किया गया कि आप लोगों को सिक्योरिटी ड्यूटी में लगाया गया था, आप कहां थे? ये है लेवल जिहाद के स्ट्रैंगल होल्ड का कश्मीर में, कि पार्टी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रेसिडेंट 8 एसपीओज की सिक्योरिटी के बावजूद ना खुद सुरक्षित है, ना उसका बाप सुरक्षित है, ना उसका बेटा सुरक्षित है, अपने घर पे सुरक्षित नहीं है। वो घर पे आके मारा। हाँ, नमस्ते सुशील पंडित जी, मेरा नाम कमल गुप्ता है। एक प्रश्न ये है, हम तो अभी जैसे आपकी जो आपने चर्चा की उसमें तो अभी हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, और जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, हम जम्मू भी हमारे हाथ से जाता हुआ लग रहा है। वहाँ पे ही डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई है, और ऊपर से लैंड जिहाद का भी इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है। मैं एक अंकुश शर्मा जी हैं जिनको फॉलो करता हूं, उनसे काफ़ी अच्छे न्यूज़ मिल जाते हैं।
तो उसके ऊपर आपके जी। क्या विचार हैं? आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्योंकि हमने जिहाद को कश्मीर में नहीं रोका और जिहाद को पांव पसारने का मौका मिला, तो उसने उत्तर कश्मीर की बात करनी शुरू की और इसी के तहत उन्होंने जम्मू में अपने पांव पसारने शुरू किए। सो सबसे पहला उनका टारगेट था सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, और उस लैंड पर उन्होंने गुज्जर मुसलमानों को, बकरवालों को, जो शेपर्ड्स हैं, और कश्मीर से आए हुए पहाड़ी मुसलमानों को वहां बड़ी संख्या में बसाना शुरू किया। बेरोक टोक सरकारी जमीन उनको हथियाने दी और उसके बाद एक कानून बनाया जिसका नाम है रोशनी एक्ट। उसके तहत सरकार ने यह फैसला किया कि जो जहां पर बैठ गया है जमीन पर कब्जा करके, उसको नहीं हटाया जाएगा, उसको वो जमीन दे दी जाएगी। इसी एक्ट को अंकुश शर्मा ने वहां के हाई कोर्ट पे चैलेंज किया, तो सरकार ने इस एक्ट पर रोक दी। जब सरकार ने इस एक्ट पर रोक लगा दी तो 2018 की 14 फरवरी को महबूबा मुफ्ती, जो कि बीजेपी के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि पुलिस, जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ऐसे किसी भी ऑर्डर को नहीं मानेगी जो इन स्क्वाटर्स को, जिन्होंने के लैंड ऑक्यूपाई की है, उनको इविक्ट करने का हो। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। ये सरकारी तौर पर न्यायालय की आदेश की अवहेलना ही नहीं है, ये अवमानना है। दिस इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन ये इन सरकारों ने किया जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। तो स्थिति विकट है। तो ये तो इलीगल हुआ ना सुशील जी, इसको रिपील नहीं करवा सकते आप। ये तो इलीगल हुआ ना, फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो इसको रिपील नहीं करवा सकते। अब इलीगल तो है, ये इलीगल चीजें ही चल रही हैं साहब। इलीगल क्या नहीं है इस देश में? घुसपैठ लीगल है क्या? वो तो सही है। बहुत चीजें इलीगल चल रही हैं इस देश में। बहुत सारी अपेक्षाएं थी सरकार से कि ऐसी चीजें नहीं होगी या फिर उलटफेर कर दी जाएगी, पर आपकी अपेक्षा बिल्कुल उचित है, मेरी भी अपेक्षा है, और इसी सरकार से है, और कोई दूर दूर तक विकल्प भी नहीं दिखता है इस सरकार के अलावा। लेकिन हाथ पे खड़े बैठकर ये आशा लगा लें कि ये सरकार अपेक्षाएं पूरी करेगी, ये उचित नहीं है। हमें इस सरकार से सवाल पूछना शुरू करना पड़ेगा, हिसाब किताब लेना शुरू करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को हिलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कब करोगे, कैसे करोगे, बताओ। अब तक क्यों नहीं किया, बताओ। एक बार वोट देने के बाद 5 साल के लिए सोने चले जाना हमारा विकल्प नहीं है। धन्यवाद। सुशील जी, मेरा एक प्रश्न था कि जरा हेलो सुनाई दे रहा है रमेश जी, सुनाई दे रहा है। एक प्रश्न था कि अब ये ऐसी स्थिति जो आपने पेश की है, इसके लिए क्या क्या आप सलूशन ढूंढते हैं? क्या हम बड़े सोर्सेस से या अपने मोहन भागवत जी से मिलके, या इस चीज को अप्रोच ना किया जाए, उनको सारी स्थिति बताई जाए कि कुछ किया जाए इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई विकल्प, कोई उपाय न छोड़ा जाए। तो पहले के और बिगड़े, हम अपने अपने सिस्टम में, अपने अपनी व्यवस्था में, अपने अपने संगठन में, अपने अपने अधिकारियों से ये प्रश्न करें, इसके जवाब में पूरी विनय से, पूरे सम्मान
लेकिन पूरी दृढ़ता से। आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप स्वार्थवश कुछ नहीं कह रहे हैं, आप देश के समाज के लिए पूछ रहे हैं। सही बात। इसमें संकोच न करें। आप ऐसा क्या सोचते हैं कि आप जैसे कुछ एक डेलीगेशन मोहन भागवत जी से मिला जाए, सरसंघचालक जी से, और उनकी बात मेरा ख्याल है कि वहां तक जरूर पहुंचेगी, उनको भी समझ में आएगी कि ये कुछ एक्शन होना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा है, ये जो सरकार चल रही है ये किसकी कितना सुनती है और सुनती है, ये सरकार ही जानती है या वो लोग जानते हैं जिन्होंने अब इसको कुछ कहना सुनना बंद कर दिया है। फिर भी सरकार कोशिश अपने करने को हर्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोशिश तो नहीं छोड़नी है, कोशिश नहीं छोड़नी है, लेकिन इस बात का अनुमान लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उसका हल निकले न निकले, फल निकले न निकले, हमें अपना धर्म निभाना है, हमें ये बात करनी है, ये बात पूछनी है, लगातार पूछनी है, जब तक समाधान नहीं मिलेगा बार बार पूछनी है। बाकी हमारी तो भगवत गीता कहती है कि फल जो है वो नियति तय करती है। हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, चेष्टा करना है, हम करें जितनी कर सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं, पूरा बल पूरा सामर्थ्य उसमें लगाएं, वो करें। सही बात है आपकी। तो इसमें कुछ जो बाहर हिंदू रहते हैं उनका कोई रोल हो सकता है इस बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका है। आप देश के समाज के विषयों में रुचि ले रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी भूमिका है। इन विषयों को इतना दूर रहकर भी समझ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, और ये केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं है, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं है। आप इसके विषय में, क्योंकि आप जागरूक नागरिक हैं और मन से हिंदू हैं, संस्कारों से हिंदू हैं, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भूमि के प्रति ध्येयनिष्ठ हैं, तो अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे, और संगठित भी हैं तो करना भी उचित ही है। संगठन में शक्ति है, और मेरा अभी भी पूरा विश्वास है कि हम संगठित होकर इन बातों पर चिंता करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसका असर होगा। 370 हटना अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो वो उसी वर्षों की मेहनत का और बार बार सवाल पूछने का ही फल है। बार बार चोट करने का फल है। देखिए, सरकारों का मिजाज क्या होता है, जैसे पानी होता है ना, वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेता है, जहां से रास्ता मिलता है वहां से निकलता है, वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेता है। इसी तरह सरकारें भी, उनका मिजाज होता है कि वो वही काम करते हैं जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए। जब इस तरह की रेजिस्टेंस वाले फैसले ले लेती हैं और रेजिस्टेंस आनी शुरू होती है, तो जैसे सीएए के बाद उन्होंने कहा एनआरसी, कौन सा एनआरसी, हमने तो कोई बात नहीं की एनआरसी। इसी तरह 370, ओहो परेशान हो गए आप, चलिए हम आपको डोमिसाइल दे देते हैं। चलो डोमिसाइल देने के बाद पूरा का पूरा एकाधिकार नौकरियों पे दे देते हैं, और क्या चाहिए, चलिए वो भी दे देते हैं। तो ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की जो एक बुरी आदत है कि बीमारी को हल नहीं करना, उसके सिम्टम्स को मैनेज करना, ये एक गड़बड़ है। ये मतलब हम सबके अंदर होती है। जब आप परीक्षा में बैठते हैं, आप भी सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं जो सबसे आसान हो, और जो सबसे मुश्किल हो उसमें ये ढूंढते हैं कि कहीं ये ऑप्शनल है क्या, कि कंपलसरी है क्या, इसको अवॉइड किया जाए, कितने में निपटाया जाए। तो सरकारें भी इसी तरह चलती हैं। सत्ता में आकर के लोग पंगे नहीं लेना चाहते, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, सब कुछ व्यवस्थित हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई मेहनत ना करनी पड़े, सब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। तो
ऐसे में हाथ पकड़ के काम करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पुरानी बीमारियां हैं, ये कड़वी दवाई है, इसका जल्दी इलाज नहीं होगा, ये और ज्यादा बिगड़ेगी। इसका मतलब ये है, मतलब कि गवर्नमेंट को अभी भी हिंदू वोट पे कोई भरोसा नहीं है, और ये हमेशा होता आया ही है। नहीं, पूरा भरोसा है। देखिए साहब, कमल जी, हिंदू वोट पे इतना भरोसा है कि वो ये मान बैठे हैं ये तो जेब में है, ये कहां जाएगा, इसके पास क्या विकल्प है। अब मन कर रहा है कि जो वोट जेब में नहीं है वो कैसे मिलेगा, इसलिए दिल जीतने की कोशिशें हो रही हैं। सुशील जी, मैं जानता हूं, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं। हिंदू वोट का तो इतना भरोसा, तो मैं ये जाएगा कहां, हमको नहीं देगा तो किसको देगा, इसकी तो मजबूरी है कि हमको वोट देगा, तो इसके पीछे हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। इसको बीच बीच में कुछ कुछ कह के खुश करते रहो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, दो गाली पाकिस्तान को दो, ये अपने आप आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। सुशील जी, मैं संदीप बोल रहा हूं। एक सवाल है मेरा, पता है कि मैं हैदराबाद से हूं, तो आई ऑलवेज ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन कश्मीर एंड हैदराबाद। ऑफ कोर्स देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस, लेकिन हैदराबाद में भी जब ये भारत में विलीन हुआ था तो मुल्की लॉज थे, अभी भी है मुल्की लॉज। हैदराबादी जो मुल्की लोग हैं उनके लिए लॉज है, और मैं मुल्की ही हूं हैदराबाद का। तो लेकिन उसके बावजूद जब लोगों का फ्री मूवमेंट हो गया, कर्नाटक से, आंध्र से और महाराष्ट्र से, हर जगह से फ्री मूवमेंट हो गया, दिस मुल्की लॉज बिकेम इररेलेवेंट। तो they are there, the mulkis have more rights than other Indians living in Hyderabad, but they became irrelevant in course of time. Do you see this happening in the case of Kashmir? नहीं, because gone through an extremely abnormal historical process. देखिए, Kashmiri Hindus had as much as Kashmiri Muslims on paper. Beneficial. Forget that. Article 370, we had the same privileges as an average Kashmiri Muslim, on paper that is. But the government and the system was run by Kashmiri Muslims, jihadi mindset. Forget privileges. So with is not a nation. You are faced with endless jihad that does not accept or reconcile to your existence. How do you reconcile with such laws? And these laws are only text. There is a mind that works behind them. You have to fight that mindset. That mindset is exclusivist mindset. That mindset is separatist mindset. That mindset hates you. Kafir. Mindset is ruled by a kafir government. What do you do? So on paper, there are human rights. On paper, there are courts. On paper, there's everything else. But the reality is, 30 years ago, we were expelled, raped, and there's no justice. There's not even an acknowledgement that we are victims of a देखिए, हम ये जब इन्होंने स्तर हटाया है, अब कम से कम फ्लड विक्टिम्स या अर्थ को ये माइग्रेंट बोलते, माइग्रेंट बोलते थे, माइग्रेंट बोलते थे।
लिए हमारी फसल अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में जाति संहार बोलते हैं, वहां हिंदू हनन हुआ, पूरे हार करके फेंक दिया गया। आज इसकी एक्नॉलेजमेंट। दूसरा, आज तक एक कहीं पर सुनवाई नहीं है, मुकदमा नहीं चला है, कोई है एक भी एक्सेप्शन भी। हमारे पड़ोस में से इंटरव्यूज कर की था, तो हम तो रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी का कॉम्पनसेशन नहीं दिया है, वो वापस ली जाएंगी। कुछ नहीं है। हमको कहते हैं आओ जाके अपने कोर्ट केसेस लड़ो, ये प्रॉपर्टी का केस है। सब बातों के लिए इससे लॉ हो हुई, कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए वर्जन्स हैं। आप जिस चैलेंज को फेस कर, आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना तो दूर की बात। ठीक है। अभी इसका अगर कोई आपके पास ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में या और कुछ तरीके हो सकते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए सारे सोर्सेस का, कि जिससे हम इसको भी ठीक कर सकें जो है पेंडिंग वर्क। हेलो। हेलो। हाँ संगीता जी। या तो अब हो गया क्वेश्चन आंसर, तो वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। Can I take one last question, Sushil? मेरा एक सवाल है, अगर सुन पड़ रहा है, ऐसा कौन पीड़ित व्यक्ति है जिसका आवाज हम बुलंद कर सकते हैं यहाँ से? जो कश्मीर की आज की जो अवस्था है, जो आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति से पीड़ित जो एक वर्ग है, करने की दिशा में क्या हम कुछ योगदान दे सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि कश्मीर जितना मेरा है उतना ही आपका है, पूरे देश का है। इसे अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपना घर समझिए। ये आपका उतना ही है जितना मेरा है। देश का कोई ऐसा जिला अपना भाई, अपना बेटा कश्मीर में नहीं खोया है। तो कृपया राज का राज्य मत समझिए। नहीं, ये बात तो हम बिल्कुल नहीं समझते, ये तो अपना ही अंग समझते हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़ी जुलूस भी हमने निकाला था हैम्बर्ग में और भी कई शहरों में, जब हमारे खुद के भाई जो सीआरपी के जवान शहीद हुए थे, और मेरे खुद के पिताजी सीआरपी में थे और कश्मीर में काम किए हैं उन्होंने, तो हर हाल में हम अपना अंग मानते हैं। बस इसकी आप मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमारा सपोर्ट को यूज करने का कोई एक उपाय आप सोचिए, और हमें रमेश जैन जी के से आप संपर्क करके उनके माध्यम से हमें कुछ सूचना अगर दे सकते हैं
तो हम यहाँ से रमेश जी के नेतृत्व में कुछ करने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आप है, मैं रमेश जी से और पूरी आपकी टोली से संपर्क में रहूंगा। आप भी कृपया संपर्क में रहें और हम समय समय पर जानकारियों का और सुझावों का आदान प्रदान करेंगे और मिलकर काम करने की स्थिति बनेगी तो वो भी करेंगे। अभी कोविड के कारण बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है धरातल पर, तो हम इस माध्यम से एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आभारी हूं आपने रविवार का इतना सारा समय आज मुझे निकाल करके दिया और मेरे साथ संवेदना के स्तर पर जुड़े। मैं आप सबका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत पंडित धन्यवाद। लास्ट मैं प्रिंस सिंह हूँ आयरलैंड से। हमारी ये तीसरी बैठक है पंडित जी आपके साथ। उत्तम जिले के बैठक में भी हम बैठे थे साथ में। वाह। एक समस्या है जो आयरलैंड में पर्सनली फील होता है। मैं एक छात्र हूँ और यहाँ पे जो जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो कश्मीर का मुद्दा है, जो प्रोफेसर हमारे सामने हमारे देश के बारे में जो बताते हैं कि हमारे देश में कश्मीर जो है विक्टिम है, जिसके लिए हम हमेशा खड़े होकर लड़ते भी हैं, लेकिन हमारे विरोध में हमारे ही देश के बहुत से बच्चे हैं जो कि बोलते हैं और उनका समर्थन करते हैं नहीं नहीं कश्मीर के बारे में जो आपकी थिंकिंग है, जो यूरोपियन प्रोफेसर्स की थिंकिंग है वो सही है। बहुत से बच्चे हैं जो कश्मीर के हैं यहाँ पे, जो कि भारत सरकार के पैसों पे आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तानी हैं, कहते हम आजाद कश्मीर या गुलाम कश्मीर। और हमारे ही पैसों पे पढ़ के और हमारी देश की बुराई, और मैंने कई बार आपसे पहले भी कहा कि एम्बेसी मैंने कई बार कहा, लेकिन वही समस्या जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि एम्बेसी कुछ नहीं करेगी और हर बार यही फेस करना पड़ता है। और मुझे बहुत शर्म आती है कि वो हिंदू ही लोग हैं बहुत से जो मेरे ही खिलाफ, जब मैं बात करता हूँ हिंदू की ये परेशानी है, हिंदुओं के साथ ये होता है, तो वो कहते नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग होता है, हमारे यहाँ ये होता है, तो वो बच्चे जो होते हैं खड़े हो जाते हैं और मुझे हमेशा ये तरह बैठना पड़ता है। और मैं संघी के नाम से बदनाम हुआ आयरलैंड में। जब मैं खड़ा होता हूँ क्लास में तो प्रोफेसर बोलते हैं नहीं नहीं आप गलत हो, कहते हैं संघी खड़ा हो गया। हेलो। हाँ संगीता जी, अब अभी थैंक्स। मेरे ख्याल से सुशील thank जी। you Sushil Pandit ji for answering all the questions and clarifying all the doubts very patiently. Now I would like to take the privilege on behalf of Vishwa Hindu Parishad of thanking Shri Sushil Pandit ji for his valuable Baudik session and all the distinguished members on the dais, and also thanks to each and every participant for their precious time and to all the kids too. Now we will come to the end of Baudik with Shanti Mantra by Kumar Srihas Nandamuri. Srihas Nandamuri. Okay. Namaste. Namaste. Sahana vavatu. Sahano Sahavitam करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Antariksha Shanti Udhavi Shanti Apa Shanti Aushadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Vamma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Revi. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आपका कार्यक्रम, बहुत अच्छा। मैं फिर आपसे धन्यवाद। फोन पे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you जी। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।